ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत बढ़ा दी जाए तो उसके आसपास का प्रेशर कम हो जाता है। इसी बेस पर हमने देखा था कि जहाज उड़ जाता है। हाई स्पीड से आ रही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो हमें प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम प्लेटफॉर्म की तरफ, ट्रेन की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट समझा था। हमने देखा था कि लिक्विड्स में सरफेस टेंशन पाया जाता है। सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है कि हर एक मॉलिक्यूल अपने एरिया को कम करने की कोशिश करता है। किस फोर्स से? तो सरफेस टेंशन फोर्स से। ठीक है, पृष्ठ तनाव। हमने इसमें देखा था कि किस तरीके से पानी में जो सरफेस टेंशन होता है उसी की वजह से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं पानी के ऊपर बड़े आसानी से तैर लेते हैं। पानी जो है किसी डंठल यानी ब्रांच वगैरह जो पतली पतली झाड़ियां होती हैं उस पर कैसे चिपका हुआ रहता है। गुलाब की पंखुड़ियां हैं तो उस पर कैसे चिपका हुआ रह जाता है। उसके बाद नहाने के बाद किस तरीके से जो बाल होते हैं वो इस सरफेस टेंशन की वजह से चिपक जाते हैं। या दूध अगर हम बात करते हैं, गर्म दूध जब ठंडा होता है तो उसमें जो मलाई पड़ती है वो मलाई सरफेस टेंशन की वजह से सिकुड़ जाती है। ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने कल के लेक्चर में समझा था। अब हम चलते हैं, समझते हैं दो फोर्सेस के बारे में जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? हाँ, अधेसिव। अधेसिव का तो नाम सुना होगा, है ना, चिपकाने वाला फोर्स। हाँ, कोहेसिव। एक होता है कोहेसिव और एक होता है अधेसिव। देखो, कोहेसिव को हिंदी में कहते हैं ससंजक बल। ये दोनों क्या है? एक तरीके के फोर्स हैं। ठीक है, ससंजक बल। और अधेसिव को कहते हैं असंजक बल। असंजक बल। ठीक है, कोहेसिव मतलब ससंजक बल और अधेसिव मतलब असंजक बल। इसका मतलब समझो, ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ना वो दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। दो सेम मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर, वाटर वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O। अब बताओ, एक H2O, एक H2O, एक H2O, एक H2O, ये सारे के सारे क्या हैं? सेम मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है? तो पानी के हर एक मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं। किस फोर्स की वजह से? कोहेसिव फोर्स। इसलिए कहते हैं कोहेसिव फोर्स तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। इसलिए हमने देखा था ना कि अगर पानी का एक बूंद यहाँ है, एक बूंद यहाँ है, एक बूंद यहाँ है, इसको अगर हम पास ले आएंगे तो आपस में चिपक जाएगा। चिपक जाएगा किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन एक खिंचाव बल जो रहता है सरफेस टेंशन, वो किस फोर्स की वजह से आ रहा है? वो कोहेसिव फोर्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, तो बताओ क्या कोहेसिव फोर्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है? सेम मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूंगा कि जैसे कोई वुड है, वुड लकड़ी, इस लकड़ी पर मैंने पानी फेंक दिया, पानी पानी। अब ये लकड़ी का और पानी का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? नहीं। तो हम लकड़ी पर पानी फेंकते हैं तो भी लकड़ी गीली हो जाती है, यानी पानी लकड़ी पर जाकर के चिपक जाता है। तो क्या ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता होगा? नहीं, ये होता है अधेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, अधेसिव फोर्स, इसको हम कहते हैं असंजक बल, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला बल। दो अलग अलग मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला बल क्या कहलाएगा?
अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। जैसे एक है लकड़ी, दूसरा भी है लकड़ी, लेकिन इन दोनों लकड़ी को अगर हम एक दूसरे पर रखेंगे तो क्या चिपक जाएंगे? नहीं, इनके बीच में हम लगा देते हैं गम। क्या लगा देते हैं? फेविकोल। फेविकोल। तो बताओ, फेविकोल लगाने से अब ये लकड़ी चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी? चिपक जाएगी। तो फेविकोल इन दोनों लकड़ियों में कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर दिया? अधेसिव फोर्स। इसलिए फेविकोल के ऊपर क्या लगा होता है? अधेसिव, चिपकाने वाला। लकड़ी लकड़ी सेम है, लेकिन लकड़ी लकड़ी अपने आप से चिपके क्या? इनको चिपकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ा कि नहीं डालना पड़ा? हाँ, लेकिन ये जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल के तो चिपकाने के लिए हमें इसमें कुछ डालना पड़ा था? नहीं, ये अपने आप से चिपक गया था। ठीक है, अपने आप से चिपक गया था। तो लकड़ी लकड़ी को चिपकाने के लिए हमने इसमें डाला क्या? फेविकोल। तो फेविकोल ने इन्हें क्या प्रोवाइड किया? अधेसिव फोर्स प्रोवाइड करवाया। अधेसिव फोर्स प्रोवाइड करवाया। इतना समझ में आया क्या? अब देखो, अगर दो अलग अलग सरफेस हैं, जैसे हमने अभी देखा कि एक ये पेपर है, ठीक है, मैं कह दूं ये पेपर है। पेपर पर हम पेन से लिखते हैं, पेन, और पेन में भरा होता है क्या? इंक। इंक पेपर पर चिपक जाता है। जो हम लिखते हैं तो पेपर पर चिपक जाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि लिखने के बाद इंक उड़ जाता है पेपर से। ऐसा होता है क्या? नहीं, पेपर पर वो इंक चिपक जा रहा है। किस फोर्स की वजह से? अधेसिव फोर्स की वजह से। क्योंकि इंक का मॉलिक्यूल अलग है, पेपर का मॉलिक्यूल अलग है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाएंगे। किस फोर्स की वजह से? अधेसिव फोर्स की वजह से। अधेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यानी किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में अधेसिव फोर्स जितना अधिक रहेगा वो उतना अच्छे से चिपकेगा, वो उतना अच्छे से चिपकेगा। बताओ, अगर मैं कोई मार्कर एक लेता हूं, परमानेंट मार्कर, ठीक है, परमानेंट मार्कर, और उससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो पेपर पर लिख दूं या प्लास्टिक पर लिख दूं, तो ये परमानेंट मार्कर छोड़ता नहीं है। इसके बीच क्या वजह है? क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि इसका अधेसिव फोर्स सबसे अधिक होता है। समझ में आया क्या? अधेसिव फोर्स इसका अधिक है। जितना अधिक अधेसिव फोर्स होगा किसका? मार्कर का अधेसिव फोर्स जितना अधिक होगा वो उतनी अच्छे से चिपक जाएगा। नॉर्मल मार्कर जो होता है, जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, फिर वो रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव हो जाता है, उसमें अगर हम देखेंगे तो वो लिखने के बाद रिमूव भी हो जाता है। क्यों रिमूव हो जाता है? क्योंकि उसका अधेसिव फोर्स बहुत कम है। अधेसिव फोर्स बहुत कम है। लेकिन परमानेंट मार्कर रिमूव नहीं होता है। क्यों? उसमें अधेसिव फोर्स बहुत अधिक है। अधेसिव फोर्स बहुत अधिक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से चिपकाना हो तो किस फोर्स की जरूरत पड़ेगी? अधेसिव फोर्स। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपकाना हो तो कोहेसिव। ठीक है, कोहेसिव। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं, किस फोर्स की वजह से? कोहेसिव। अच्छा, जैसे ये वाटर है, वाटर को हम अगर कपड़े पर डाल लेते हैं, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े पर, कपड़ा गीला हो जाता है। गीला क्यों होता है? क्योंकि ये पानी जाकर के कपड़े पर चिपक जाता है ना, कपड़े पर चिपक जाता है। तो ये किस फोर्स की वजह से चिपकेगा? अधेसिव या कोहेसिव? कोहेसिव, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल अलग है, क्लोथ का मॉलिक्यूल अलग है। ठीक है, क्लोथ का मॉलिक्यूल अलग है। अच्छा, अभी जैसे दिवाली सीजन आ रहा है, दिवाली सीजन में हम लोग देखते हैं कि एक घर में एक डिश बनता है, अरुई, पता है अरुई? अरुई का पत्ता होता है ऐसे बड़ा सा। अगर इस पर हम पानी गिराते हैं तो पानी डगर के गिर जाएगा। ये पानी इस पत्ते से चिपकता नहीं है। या इस पर जाकर के थूक दो ऐसे, तो थूक क्या हो जाएगा? डगर के गिर जाएगा। क्यों गिर जा रहा है? क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि इसका जो अरुई का पत्ता है, इसके बीच, इसका और पानी के बीच में जो अधेसिव फोर्स है, अधेसिव फोर्स, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। समझ आ रहा है क्या?
हाँ, ये बहुत ही कम है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं जैसे कोई लोहा है, ठीक है, लोहे में अगर मुझे पेंट मारना है, हम पेंट मारने को तो मार देते हैं, पेंट चिपक जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पेंट छोड़ गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? कि लोहे पर अगर हम डायरेक्ट पेंट मारते हैं तो लोहे और पेंट के बीच में जो अधेसिव फोर्स लगता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए अगर जो पेंटर रहता है वो क्या करता है, वो पहले लोहे में मारता है प्राइमर देखा है? हाँ, प्राइमर। हाँ, प्राइमर मारता है। जैसे वो प्राइमर मार देगा, प्राइमर क्या करेगा, इस लोहे और पेंट के बीच में अधेसिव फोर्स को बढ़ा देता है। और जैसे ही अधेसिव फोर्स बढ़ जाता है, तुम पेंट मार दो, एकदम वो पेंट छोड़ेगा नहीं। और ये प्राइमर तुम्हारा जो जंग लगता है, कोरोजन लगता है लोहे में, उससे भी बचा देता है। इसलिए जब कभी भी पेंट वगैरह मारा जाता है तो लोहे पर पेंट मारने से पहले क्या मार लेना चाहिए? प्राइमर मार लेना चाहिए। ठीक है, प्राइमर मार लेना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, ठोड़ रंगती है अपना, या ये आंख में ऐसा ऐसा बढ़िया डिजाइन बनाती हैं, नाखून में जो नाखून पॉलिश लगाती हैं, और कभी कभी ये अपने चेहरे पर भी प्राइमर मारती हैं। ये वाला प्राइमर नहीं रहता है, उनका होता है ना मेकअप अलग अलग किस्म का आता है कि उसको मार दो तो फिर चाहे मुंह कितना धुलते रहो, लड़की शादी के बाद कितना ही रोते गाते रहे, उसके चेहरे से मेकअप उतरता नहीं है। वो वाला प्राइमर, ये लोहे वाला प्राइमर नहीं। समझ में आ रहा है? तो बताओ, ये जो होठ पर लिपस्टिक चिपक जाता है, होठ और लिपस्टिक के बीच में कौन सा फोर्स? अधेसिव फोर्स। बताओ, कोई भी लिपस्टिक अच्छे से चिपका रहेगा, जितना अधिक अधेसिव फोर्स रहेगा उतना बेहतरीन तरीके से चिपका रहेगा, और अगर जितना कम अधेसिव फोर्स रहेगा वो फटाक देनी निकल जाता है। इसलिए जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं जैसे लैक्मे वगैरह का हो जाता है, उसमें जो अधेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसको थोड़ा भी मारते हैं वो लंबे समय तक टिका रहता है। समझ में आया क्या? आंखों में जो काजल रहता है, आंखों में काजल, अगर महिला जो है रो दे तो नॉर्मल काजल जो घर पर जमाया जाता है, जैसे कि दिवाली के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो दिया रखा रहता है और इस दिए के ऊपर एक ऐसा ढकनी रख देते हैं, तो दिया जलते जलते इसमें सब काजल लग जाता है, और वो काजल जब जम जाता है तो मम्मी क्या करती है, मम्मी लोग जो निकाल के छोटे बच्चे को ऐसा, उसका मुंह रहेगा तो यहाँ पर ऐसा बड़ा सा लगा देंगे, तो छोटा बच्चा रहेगा ऐसे हाथ से रगड़ देगा, उसका पूरा आंख एकदम भकुंदर हो जाएगा, है ना। वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, पूरे चेहरे पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अधेसिव फोर्स कम होता है। लेकिन ये वाला जो काजल लगता है, इसमें तुम एक बाल्टी पानी मार दो मुंह पर, फिर भी ये काजल वैसा का वैसा लगा रहता है। क्यों? इसका अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है। समझ में आया? नेल पॉलिश नेल में चिपक जाता है, किस फोर्स की वजह से? अधेसिव फोर्स की वजह से। अधेसिव फोर्स की वजह से। तो कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कोई अगर पूछेगा बताओ अच्छा कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है, तो बता देगी। चलते हैं, अब एक समझते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसके बारे में। कैपिलरी एक्शन, ठीक है, देखो कैपिलरी पहले किसे कहते हैं कि किसी भी पतले से पाइप में से लिक्विड का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है। किसी भी पतले छिद्र में से या किसी भी पतले होल में से लिक्विड का ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर हम बात करते हैं पारा, जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ये थर्मामीटर लगाता है, थर्मामीटर में जो पारा होता है वो भी एक पतले से पाइप में बंद होता है कि नहीं होता है? तो ये पारा ऊपर चढ़ेगा ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाएगा? कैपिलरी एक्शन। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो मशीन होता है उसमें भी पारा ऊपर चढ़ता है, क्या कहलाएगा? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन।
दिया देखा है, दिया ना, दिया गांव में ढिबरी बोलते हैं, क्या कहते हैं गांव गांव के लिए, ऐसे रहता है, उसमें तेल तेल वेल रहता है और ऐसे, हाँ, बत्ती निकला रहता है और ये कपड़ा यहाँ तक भीगा रहता है, मतलब अंदर तक रहता है। अब बताओ, कपड़े में होता है छोटा 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 छिद्र, है ना, छोटा छोटा छिद्र, और इसमें जो तेल रहता है, तेल इन्हीं छिद्र से होते हुए क्या होता है, ऊपर की साइड चढ़ता है, और इसमें लगा देते हैं माचिस और ये जलने लगता है। तो दिए के तेल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाएगा, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। याद रखना, इसमें कोई भी चीज हमेशा किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जा रही है, मतलब लिक्विड एक पर्टिकुलर हाइट पर जा रहा है, पर्टिकुलर हाइट पर जा रहा है, जिसे हम लोग कैपिलरी एक्शन कहेंगे। कितना क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, गर्मी के टाइम पीरियड में मटका देखा है, मटका है ना, मटका, उसमें पानी भरा रहता है, पानी, और हम देखते हैं कि इस मटके में से ना पानी एकदम रिस रिस के मटके के बाहर आ जाता है, मटके के बाहर आ जाता है। और अगर बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो मटके के अंदर का टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मटके में बना जो छिद्र है, छोटे 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 जो पोर्स होते हैं, उसकी वजह से वहां से पानी बाहर आता है, और जब पानी बाहर आता है तो अपने साथ वो हीट भी बाहर लेकर के आ जाता है, हीट भी बाहर लेकर के आ जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन रहता है। तो जब हम मटके का पानी पीते हैं तो हमें एकदम ठंडा ठंडा लगता है, समझ में? तो कभी कभी क्या करते हैं महिलाएं लोग, वो समझती हैं कि भाई इस मटके को माज देती हैं, तो अंदर से मस्त मजनी लेके पूरा एकदम घस देंगी, और जब घस देंगी तो इसका जो पोर रहता है वो हो जाता है बंद, और फिर ये पानी मटके का बाहर निकल नहीं पाता है बूंद बूंद, तो कहते हैं कि हमारा मटका खराब हो गया है, मटका ठंडा नहीं कर रहा है। तो मटका ठंडा नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं था, तुमने उसको अंदर से घस दिया है पूरी तरीके से, उसको जो छिद्र थे वो क्या हो गए, बंद हो गए, जिसकी वजह से पानी और हीट बाहर नहीं आ पा रहा है, और वो टेम्परेचर वैसे का वैसे बना हुआ है। समझ में आया? हाँ, तो इतनी सारी समझ में आई। जैसे कि दिए में तेल का ऊपर आ जाना क्या कहलाएगा, कैपिलरी एक्शन। मटके से पानी का बाहर आ जाना कैपिलरी एक्शन। ऐसे पतले पाइप में लिक्विड का चढ़ना कैपिलरी एक्शन कहलाएगा। और ये अगर हम बात करते हैं पारा का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी इस पर ध्यान मत दो, इसको बाद में समझाऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है। खाली याद रखना, हाइट ऊपर जा रहा है, कोई भी चीज क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इतना क्लियर है? अब समझो एक बात कि जब भी लिक्विड को ना किसी ग्लास के साथ रखा जाता है, ग्लास ग्लास क्या कहते हैं, कांच, ठीक है, ये 11th-12th में बहुत यूज किया होगा केमिस्ट्री के लिए। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब थोड़ा भी होगा, हाँ, थोड़ा होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिए होंगे 250 रुपए, है ना। हाँ, तो पहली पहली बार डर लगता है 11th में कि टूट जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग पानी को भरते हैं या कोई अदर लिक्विड भरते हैं ना, तो वो लिक्विड क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। मैं एक बेस दे देता हूँ, मान लेता हूँ कि इतना तक मुझे पानी भरना है, इस लेवल पर, ठीक है। अगर मैं इसमें ना पानी भरूंगा, पानी क्या, नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, नॉर्मल वाटर, जैसे ही मैं अगर नॉर्मल वाटर भरूंगा तो वाटर इस लेवल से ना थोड़ा ऐसे ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ऊपर निकल के, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, इसका एक लेवल है, लेवल, और ये वाटर ऐसे ऊपर की साइड चला जाता है, लेवल से ऊपर चला जाता है, ठीक है, इसके एजेस, और बीच में ऐसे गड्ढा बन जाता है, बीच में गड्ढा बन जाता है। लेकिन अगर इसी ग्लास में मैं मर्क्यूरी भरूंगा, क्या भरूंगा, Hg, मर्क्यूरी, जो पारा होता है अपना, तो जब वो पारा भरूंगा तो ये पारा ना कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब अपने जो सरफेस है, तो सरफेस से ये नीचे आ जाता है, खाली जगह बना देता है,
नीचे की साइड, ठीक है, वो सरफेस से नीचे की साइड आ जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग तरीके के लिक्विड होते हैं जो इस परख नली के साथ अलग अलग एंगल बनाते हैं। जैसे इसका एक सरफेस है और ये यहाँ, तो हम यहाँ देखेंगे तो एक ये पर्टिकुलर एंगल बनाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है ना, कुछ न कुछ एंगल बनाता है। इसी एंगल को कहा जाता है मिनिस्कस। क्या कहते हैं? मिनिस्कस, मिनिस्कट नहीं, मिनिस्कस, ठीक है, मिनिस्कस। मिनिस्कस को हिंदी में कहते हैं नवचंद्रक, नवचंद्रक, नवचंद्रक। मिनिस्कस क्या है? एंगल, एंगल किसका? ये लिक्विड और कांच के बीच का एंगल, लिक्विड और कांच के बीच का एंगल। अब इसमें से 3 तरीके का ही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कांच यानी ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ग्लास और जो नॉर्मल वाटर है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ग्लास और शुद्ध जल। शुद्ध जल कैसे होगा? भाई जो हम लोग पानी पीते हैं उसी को किसी कटोरी में लेकर के क्या कर दो, गर्म कर दो, बॉइल कर दो, यहाँ से बनेगा भाप और इस भाप को इकट्ठा कर लो, ये हो गया तुम्हारा शुद्ध जल। समझा? तो यहाँ 3 तरीके का क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछता है भैया? एंगल, मैं भी लिखता हूँ, कहेगा कि एंगल बताना। पहला ग्लास और Hg यानी मर्क्यूरी के बीच में, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में। तो ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 135 डिग्री का। कितने का बनता है? 135 डिग्री का। हाँ, 135 डिग्री का एंगल बनता है, 135 डिग्री का। दूसरा होता है ग्लास प्लस नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर और ग्लास के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 8 डिग्री का, 8 डिग्री का, 8 डिग्री का। और तीसरा होता है ग्लास प्लस प्योर वाटर, प्योर वाटर, ये होता है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। और एक पूछ देता है कि सिल्वर प्लस वाटर, वाटर, ये बनता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। मोस्टली ये 3 याद रखना, ग्लास और मर्क्यूरी का 135 डिग्री, ग्लास नॉर्मल वाटर का 8 डिग्री, ग्लास और प्योर वाटर का 0 डिग्री। समझा है क्या? ग्लास प्लस विस्की का वो देखना पड़ेगा, विस्की का क्या है मिनिस्कस, ठीक है, उसको अलग से गूगल कर लेना, विस्की और ग्लास का क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, तो समझो इसको। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछता है, क्या पहले के 3 क्वेश्चन पूछ देने को पूछ देगा, बाकी एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो लेवल बनता है, मिनिस्कस बनता है, ठीक है, क्या बनता है? मिनिस्कस। तो कहेगा कि मर्क्यूरी का जो मिनिस्कस होता है, पहले मर्क्यूरी वाला समझ लेते हैं, मर्क्यूरी का मिनिस्कस का शेप कैसा होता है? शेप, शेप अगर हम देखें तो देखो, अगर ऐसा होता है गड्ढे की तरह तो हम उसको कहते हैं केव, इसके आगे लगा देते हैं कॉन, तो कॉन केव। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो कॉन्वेक्स। तो बताओ, कॉनक्लेव नहीं, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 होते हैं। तो ये जो मर्क्यूरी का शेप होता है वो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कहेगा कि ये अपने लेवल से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो ये लेवल से डाउन चला जाता है ना, ये अगर ये लेवल है तो उससे नीचे आ जाता है, नीचे। समझा क्या? लेवल से नीचे आ जाता है। लेकिन अगर वही हम वाटर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है? कॉनकेव, कॉनकेव। और ये लेवल से ऊपर निकल जाता है, ऊपर, लेवल से तो ऊपर निकल जाता है, इसका लेवल अप हो जाता है, ठीक है, लेवल अप हो जाता है। ये 2 चीजें याद रखना कि जो सरफेस है, सरफेस से ऊपर चला जाता है किसका?
पानी का, और सरफेस से नीचे आ जाता है मिनिस्कस किसका, मर्क्यूरी का। कॉन्वेक्स बनाता है कौन, मर्क्यूरी, और कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाता है कौन, वाटर। वाटर। इतना चीज क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब हम समझते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन था, कैपिलरी एक्शन में एक फॉर्मूला आता है। कैपिलरी एक्शन क्या था कि भाई किसी भी पतले पाइप से पानी का या लिक्विड का ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो इसमें मोस्टली हाइट को मेजर किया जाता है। तो H इज इक्वल टू होता है 2P cos थीटा अपॉन R dG। कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला क्या है, 2P cos थीटा अपॉन R dG। अब मैं यहाँ एक टर्म का मतलब समझाता हूँ। देखो यहाँ T क्या है, T है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। थीटा क्या है, तो मिनिस्कस एंगल, ठीक है, मिनिस्कस। मिनिस्कस। R क्या है, तो रेडियस, रेडियस। D क्या है, तो D है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और G क्या है, तो ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ बात ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होगा तो वो अधिक ऊपर जाएगा या कम ऊपर जाएगा, क्यों भैया, क्या हाइट और सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊपर का मतलब क्या हुआ, ऊपर का मतलब हाइट ही हुआ ना। हाँ, यानी जितना अधिक सरफेस टेंशन उतना हाइट पर चढ़ेगा कौन, लिक्विड, है ना। जितना अधिक सरफेस टेंशन उतनी अधिक हाइट पर जाएगा लिक्विड। और अगर हम वही बात करें थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से 1, है ना, -1 से 1, और बीच में आता है 0। बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0, और cos 0 1। यानी एंगल जितना कम होगा कैपिलरी एक्शन उतना अधिक होगा, ठीक है। एंगल जितना कम होगा कैपिलरी एक्शन उतना अधिक होगा, और एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कैपिलरी एक्शन उतना कम होगा। अच्छा, एक कैपिलरी एक्शन क्या बताता है, तो भाई ये बताता है कि कोई भी सरफेस भीगेगा कि नहीं भीगेगा। जैसे जब हम लोग पेपर पर स्याही अगर गिरा देते हैं तो स्याही ऑटोमेटिकली क्या होता है, पेपर पर फैलने लगता है कि नहीं फैलने लगता है, क्यों, क्योंकि पेपर में होते हैं छोटे 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 न दिखने वाले छेद, और उन्हीं छेदों से ये स्याही फैलते जाता है। वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके का कैपिलरी एक्शन हो रहा है, एक तरीके का कैपिलरी एक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो वही अगर हमने जो बात करी अभी यहाँ पर, भाई अगर ये कांच है, कांच और पानी के बीच में, कांच और पानी के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का, तो यानी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम और H की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कांच पूरी तरीके से भीग जाएगा। लेकिन अगर वही डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो ये सारा का सारा वैल्यू हो जाएगी 0, यानी H हो जाएगा 0, यानी वो कांच भीगेगा ही नहीं थोड़ा भी। समझ में आया क्या। हाँ, ठीक है। तो जब कभी कोई चीज नहीं भीगता है तो याद रखना कि उसमें जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है, या तो वो पूरी तरीके से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन गई है, जिसकी वजह से वो भीग नहीं पा रहा है, भीग नहीं पा रहा है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में और देखते हैं और क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताता है। कह रहा है कि H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R dG। R जैसे G के बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। डेंसिटी मतलब कि अगर कोई भी लिक्विड है, अगर वो लिक्विड बहुत ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब उसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
तो भाई अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या बहुत ऊपर हाइट तक चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, जितना डेंसिटी कम होगा वो उतना ही ऊपर चढ़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, पानी अगर जितना पतला रहेगा वो हल 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 एकदम भागेगा, है ना। अगर पानी में हम उसी में धूल मिट्टी सब भिगा दे, मतलब मिक्स कर दे, तो क्या पानी वो बहुत तेजी से लड़ाएगा, ये भागेगा? नहीं भाग पाएगा, है ना। तो पानी की डेंसिटी जितना कम या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जितना कम, वो उतनी तेजी से हाइट पर चढ़ेगा। तो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो कैपिलरी एक्शन है डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी कम, कैपिलरी एक्शन ज्यादा, पानी अधिक ऊंचाई पर जाएगा या लिक्विड अधिक ऊंचाई पर जाएगा। वैसे ही अब बात कर लेते हैं रेडियस की। जैसे मैं कहूँ कि एक पाइप है इतना पतला है और एक पाइप है इतना भोका है। बताओ, सेम अमाउंट में पानी चढ़ाना है। मान लो एक बाल्टी पानी है ये, और इस पानी को अगर मुझे पास कराना रहेगा तो कौन से पाइप में वो ज्यादा तेजी से ऊपर की साइड भागेगा? 1 नंबर या 2 नंबर? बड़े वाले में, हाँ ऊपर की तरफ, छोटे वाले में 1 नंबर। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम रेडियस देखें, ये रेडियस, और इसका रेडियस देखें, ये रेडियस, तो अगर मैं इसको R1 कहूँ, इसको R2 कहूँ, तो R1 इज लेस देन R2 है। और हमको पता है रेडियस जितना कम होगा हाइट उतना अधिक जाएगी, है ना। तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसलिए इससे ज्यादा हाइट पर पानी चढ़ पाएगा, है ना। इसलिए अगर हमें, जैसे कि कोई ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर बिल्डिंग है, मान लो कि तुम्हारे यहाँ पानी चढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक, तो तुम पतला पाइप लगाओगे ताकि पानी आसानी से चढ़ पाए। ये नहीं कि पूरा बम्बू लगा दो, आओ चढ़ने दो। तुम यहाँ से नल चलाते रहो, वो पानी चढ़ेगा ही नहीं। फिर कहोगे कि पानी तो चढ़ ही नहीं रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो उसको समझाना पड़ेगा, गड़बड़ वो नहीं है, गड़बड़ तुम्हारा फिजिक्स है। समझा? इतना चीज समझ में आया? हमने क्या क्या चीजें बात करी अभी। कैपिलरी एक्शन क्या होता है क्लियर हुआ? कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला क्या है, फटाक से बोल दो। हमेशा LHS से शुरू किया जाता है फॉर्मूला। हाँ, H इज इक्वल टू 2 cos थीटा R D G। ठीक क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, और R रेडियस। बताओ, रेडियस H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? R R R हाँ, इनवर्सली। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? नहीं, अगर किसी को नॉर्मली समझाना होगा, हाइट बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर रेडियस जितना कम होगा हाइट उतनी अधिक जाएगी, रेडियस जितना बढ़ेगा हाइट उतना कम हो जाएगा, है ना। सिंपल उल्टा रिलेशन होता है। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटने लगती है, यही यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ टी क्या है? टी हाँ, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना अधिक होगा हाइट उतनी अधिक होगी, हाइट उतनी अधिक होगी। तो अगर कोई पूछ दिया कि अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले के बेस पर H इज इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन R डी जी। बताओ, एक तरफ मैंने रखा साबुन का पानी, और दूसरी तरफ रखा मैंने नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर। बताओ कौन सा वाटर अधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा? बताओ बताओ फटाफट। 1 नंबर या 2 नंबर? अच्छा, 1 नंबर। क्यों 1 नंबर?
अच्छा, साबुन के पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। कल मैंने बात बताया था कि अगर पानी में किसी भी चीज को मिक्स कर दिया जाता है तो वो उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। हाँ, इसलिए पानी में जब हम सर्फ मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। पानी अगर बहुत मोटा रहता है, मतलब सरफेस टेंशन बहुत अधिक रहता है, तो कपड़ा अच्छे से साफ नहीं होता है। लेकिन इस केस में अगर ऊपर जाने की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन जितना अधिक है, पानी उतना ऊपर जाएगा। साबुन के पानी का सरफेस टेंशन नॉर्मल वाटर के सरफेस टेंशन से कम होता है, इसीलिए ये कम ऊपर जाएगा और नॉर्मल वाटर अधिक ऊपर जाएगा। समझ में आया? हाँ, यस, इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।